नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित कुरीतियां, बुरी रीति रिवाज, बुरी परंपराएं और उनके ऊपर कब रोक लगाई गई और सबसे पहले किस राज्य ने राजस्थान के अंदर रोक लगाई। और लास्ट के अंदर हमने जो कुरीतियों में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रुदाली प्रथा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दास प्रथा। दास प्रथा, दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा, युद्ध बंदियों को दास घोषित कर दिया जाता था। दो राजा महाराजाओं के बीच में यदि युद्ध होता था, दो राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध होता था और युद्ध में एक राजा की सेना दूसरे राजा की सेना को बंदी बना लेती थी और उन बंदी सैनिकों को दास घोषित कर दिया जाता था और उनके साथ वो बुरा बर्ताव किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था, उनसे बहुत ही कठिन काम करवाया जाता था और उनका जीवन यापन पशुओं की तरह से किया जाता था। बहुत ही बुरा बर्ताव उनके साथ किया जाता था। इनका दासों का एक अलग विभाग हुआ करता था और उस अलग विभाग को कहते थे राजलोक। इनका अलग विभाग होता था, उस अलग विभाग को कहते थे राजलोक कहते थे। और राजा महाराजाओं के शासन काल में राजा महाराजा कुछ लोगों को पैसे में खरीदते थे और जो पैसे में खरीदते थे उनको अपनी लड़की की शादी के साथ दहेज में दिया जाता था, जिसको डावरिया प्रथा कहते थे, और उनको दास और दासी के रूप में रखा जाता था। जो कुछ लड़के और लड़कियों को खरीदते थे वो और उनको दास और दासी के रूप में अपनी लड़की की शादी के दौरान राजा महाराजा जागीरदार सामंत उनको दहेज में देते थे और वो उसके साथ लड़की, जो राजा महाराजा की जो लड़की की शादी होती थी उसके साथ दहेज में देते थे, जो उनको दास और दासी के रूप में उनका काम करते थे और उनके जो लड़कियां हैं उनकी शादी उनके समाज में ही इधर उधर कर दी जाती थी। और कुछ जो दासी हैं उनको राजा महाराजा जागीरदार सामंत उप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, उप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। और जिस दासी को राजा महाराजा उप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे उसको परदायित कहते थे, उसको कहते थे परदायित। और राजा जिस परदायित को आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था, उसको मतलब थोड़े आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था, उसको बोलते थे पासवान। और इसको और ज्यादा श्रृंगार और आभूषण की अनुमति दे देता था तो उसको बोलते थे पटरानी। जो इनकी जो शादी करके नहीं लाई जाती थी वैसे ही राजा वो अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। और जिनकी शादी करके जो राजा लाते थे उन महिलाओं को कहते थे रानी, उनको रानी कहते थे। दास प्रथा पर सबसे पहले रोक वो कोटा और बूंदी राज्य के अंदर लगाई गई। कोटा व बूंदी राज्य के अंदर सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसके ऊपर रोक लगाई। सन 1832 में वो कोटा और बूंदी राज्य में 1832 ईस्वी में लगाई और उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इनके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई। दास प्रथा के बाद अब हम पढ़ेंगे बेगार प्रथा। बेगार प्रथा क्या थी? राजा महाराजा जागीरदार सामंतों का शासन काल था, राजाओं का राज था। उस समय मजदूरी यानी लोगों से काम करवा लिया जाता था, जनता से काम करवाया जाता था और काम के बदले में उसको मेहनत या मजदूरी या मेहनताना नहीं दिया जाता था। काम के बदले में उसको कोई मेहनत मजदूरी या मेहनताना नहीं दिया जाता था, उसको कहते थे बेगार। और बेगार ये दो जातियों से नहीं ली जाती थी, एक तो ब्राह्मण और दूसरा राजपूत। ब्राह्मण और राजपूत इन दो जातियों को छोड़ के और बाकी सभी से बेगार ली जाती थी। राजा महाराजा जागीरदार सामंतों के शासन काल में उनके खेत में काम करवाना, उनके गढ़ किले में कोई भी
मकान वगैरह या कोई भी भवन वगैरह बन रहा है तो उसके अंदर काम कराना या अन्य किसी भी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती थी, काम करना, धंधा करना पड़ता था और बदले में उनको किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, तो उसको कहते थे बेगार प्रथा। बेगार प्रथा ब्राह्मण और राजपूत दो जातियों को छोड़कर सभी को बेगार पड़ती थी और इन दो जातियों को बेगार प्रथा से मुक्त रखा गया था राजा महाराजाओं के द्वारा। बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? बेगार प्रथा का अंत भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी के साथ ही राजा महाराजाओं के शासन का अंत हो गया और उसके साथ ही बेगार प्रथा भी समाप्त हो गई। बेगार प्रथा के बाद अब हम पढ़ेंगे बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा या हाली प्रथा या सागड़ी प्रथा। ये क्या थी? बंधुआ मजदूर प्रथा या आली प्रथा या सागड़ी प्रथा, ये राजा महाराजाओं के शासनकाल से ही चली आ रही थी और ये लगभग सन 2000 तक भारत के अंदर चली। हाली प्रथा या सागड़ी प्रथा या मजदूरी प्रथा। और इसमें क्या किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी सेठ साहूकार या पूंजीपति या संपन्न व्यक्ति से पैसे उधार लिए जाते थे और पैसे उधार लेने के बाद में जब तक वो उसका पैसा नहीं चुकाता था तब तक उसके खेत में या घर में या कारखाने में किसी न किसी प्रकार का काम करवाना पड़ता था। उसको बोलते थे हाली प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा। काम भी करवाना पड़ता था और ब्याज भी देना पड़ता था। जितना भी ऋण लिया है उस ऋण का समय के ऊपर ऋण समय ब्याज समेत देना पड़ता था और उसको उनके खेत में, घर में या अन्य किसी भी प्रकार से उनको काम करवाना पड़ता था। उसके बंधुआ मजदूर के रूप में रहना पड़ता था जब तक वो उसके ऋण का भुगतान नहीं कर दे। और इस बंधुआ मजदूर प्रथा, हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा का अंत है वो लगभग 2000 के आसपास, जब भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई और गांवों के अंदर किसानों को या गरीबों को सरकार विभिन्न प्रकार के केसीसी लोन है या विभिन्न प्रकार के ऋण वगैरह देने लग गई और उसके साथ ही उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उसके साथ ही धीरे धीरे बंधुआ मजदूर प्रथा, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे समाधि प्रथा। समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या थी? समाधि प्रथा है वो साधु संतों के द्वारा जीवनतः जी अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया जाता था। जीवनतः जी साधु संतों के द्वारा समाधि ले ली जाती थी। समाधि दो प्रकार की थी। एक तो थी जमीन में भूमि समाधि, भू समाधि भूमि के अंदर, और एक थी जल समाधि पानी के अंदर। जीवनतः जी कोई भी साधु संत है वो जमीन में खड्डा खुदवा के उसमें जीवनतः जी उसमें बैठ या सो के और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी, वो उसके अंदर ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। तो ये थी भूमि समाधि, भू समाधि। और दूसरी जल समाधि थी। जीवनतः जी साधु संतों के द्वारा जल में डूब के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जाती थी। ये थी जल समाधि। भू समाधि, भूमि समाधि और जल समाधि लेने के बाद में उस साधु या संत के उसके ऊपर कोई मंदिर वगैरह या कोई चबूतरा वगैरह या कोई देव स्थान बना दिया जाता था और उसकी पूजा पाठ, उसकी मूर्ति लगा के उसकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये समाधि प्रथा थी जो ज्यादातर साधु संतों में प्रचलित थी और जीवित समाधि भी बहुत ज्यादा थी। और ये कुछ लोग वो मरने के बाद में भी समाधि लेते थे। तो समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक है वो जयपुर राज्य ने लगाई। समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक जयपुर राज्य ने सन 1844 ईस्वी में लगाई। और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर जॉन लुडलो, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर जॉन लुडलो के प्रयासों से इसके ऊपर रोक लगाई गई। लेकिन पूर्ण रूप से जयपुर के अंदर रोक लगाई वो लगाई 1861 में। पूर्ण रूप से रोक लगाई है वह लगी 1861 में। 1844 में रोक लगी लेकिन पूर्ण रूप से इसके ऊपर रोक नहीं लग पाई। धीरे धीरे वो समाधि प्रथा चोरी छिपे चालू रही, लेकिन पूर्ण रूप से जो रोक है वो लगाई गई 1861 ईस्वी के अंदर। समाधि प्रथा के बाद अब हम पढ़ेंगे बाल विवाह। बाल विवाह है यानी छोटे बच्चों का विवाह है कर देना ही बाल विवाह है। हमारे नियमानुसार
जब बच्चों की शादी की जाती है तो उस समय लड़के की जो उम्र है वह कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की उम्र है वह कम से कम है 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले शादी करना है वो बाल विवाह यानी छोटे बच्चों का विवाह बाल विवाह के माना जाएगा। भारत में सबसे पहले बाल विवाह पर रोक है वो 1929 के अंदर लगी, 1929 के अंदर लगी और इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किया हरविलास शारदा ने, सबसे ज्यादा प्रयास किया हरविलास शारदा ने सबसे ज्यादा प्रयास किया। और इसी के नाम पर भारत में जो बाल विवाह का जो कानून बना उसका नाम था शारदा एक्ट, उस कानून का नाम था शारदा एक्ट, एक्ट मानी कानून, जो 1929 में लगा। इस कानून के तहत 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह के बाद अब हम पढ़ेंगे अनुमरण, अनुमरण की प्रथा। अनुमरण की प्रथा क्या थी? देखिए प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के शासनकाल के अंदर जब किसी भी वीर पुरुष या सैनिक या किसी भी व्यक्ति का कोई दूसरी जगह युद्ध में जाते युद्ध में गए, युद्ध में मौत हो जाती थी, दूसरी जगह युद्ध में मौत हो जाती थी तो उसका कोई भी चिन्ह लाके, उसकी डेड बॉडी तो पहुंचती नहीं थी, उसका कोई भी चिन्ह, चिन्ह का मतलब कोई आभूषण है या वस्त्र है या किसी भी प्रकार के उसका कोई शरीर का चिन्ह लाके और उस पद चिन्ह के साथ, उसे पद चिन्ह के साथ उसकी पत्नी जीवंत जी चिता में जल के अपने प्राणों का न्योछावर कर देती थी, उसको बोलते थे अनुमरण। यदि उसकी पत्नी उसके सब के साथ चिता में जल के प्राण न्योछावर कर देती थी उसको तो बोलते थे सती, और उसके चिन्ह के साथ, चिन्ह किसी भी आभूषण है या वस्त्र है, इस प्रकार का कोई भी उसका चिन्ह या शरीर का कोई अंग है छोटा मोटा, उसके साथ उसकी पत्नी जीवंत जी चिता में जल के अपने प्राणों का न्योछावर कर देती थी, उसको बोलते थे अनुमरण। अनुमरण के बाद अब हम पढ़ेंगे केसरिया करना। केसरिया करना क्या था? केसरिया करना। और केसरिया करना के बाद में पढ़ेंगे जोहर प्रथा और बाद में हम पढ़ेंगे साका। ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित परंपराएं हैं। केसरिया करना क्या है? जब किसी भी राजा है वो दूसरे राजा के गढ़ या किले को घेर लेता था या एक राजा की सेना दूसरे राजा के राज्य के ऊपर आके आक्रमण कर देती थी और जिस राज्य के ऊपर या जिस गढ़ के ऊपर आक्रमण हुआ करता था वो राजा है वो चारों ओर से शत्रु से घिर जाता था और गिरने के बाद में वो देखता था कि वो युद्ध है वो विजय की आशा नहीं रही है और वो विजय की आशा को न देख के और केसरिया रंग के वस्त्र पहन के और दुश्मन पर टूट पड़ते थे और लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उसको बोलते थे केसरिया करना। और जो राजा और वीर पुरुष युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे और इस बात का पता जब उनकी रानियों को लगता था तो उनकी रानियां क्या करती थी कि उनकी रानियां दुश्मन के हाथ में आने से बचने के लिए और अपने शील और सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड में या जल में छलांग लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती थी। अग्निकुंड में सामूहिक रूप से, अग्निकुंड या जल में सामूहिक रूप से रानियां छलांग लगा के अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती थी तो उसको बोलते थे जोहर। और जब केसरिया हो जाता था, वीर पुरुषों के द्वारा केसरिया हो जाता था और रानियां जोहर कर लेती थी तो ये दोनों मिलके क्या हो जाता था? साका। ये दोनों मिलके क्या हो जाता था? साका। कई बार क्या होता था, कई बार वीर योद्धा तो युद्ध में लड़ते हुए केसरिया बाना धारण कर लेते थे और केसरिया रंग के वस्त्र पहन के, केसरिया रंग का वस्त्र, केसरिया रंग होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक, केसरिया रंग के वस्त्र पहन के दुश्मन पर टूट पड़ते थे, युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो वीर पुरुष से राजा और वीर पुरुष तो केसरिया बाना धारण कर लेते थे लेकिन उनकी रानियां पीछे से जोहर नहीं करती थी और पीछे से रानियां जोहर नहीं करती थी तो वो साका है वो अर्ध साका कहलाता था, अर्ध साका कहलाता था। कई बार ऐसे भी
अर्धशाक्य हो जाते थे। अब हम पढ़ेंगे औरतों का व लड़के व लड़कियों का क्रय विक्रय, खरीद और फरोख्त। औरतों का लड़के व लड़कियों का क्रय विक्रय यानी खरीद और फरोख्त। देखिए भाई, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के शासन काल में औरतों को खरीदा जाता था, लड़के व लड़कियों को खरीदा जाता था और उनको बेचा जाता था। किस लिए खरीदा जाता था? एक तो उनको काम करवाने के लिए, घर में या अपने खेत में या किसी प्रकार से कारखाने में काम कराने के लिए। जिस प्रकार से वर्तमान में हम पशु खरीदते हैं, बेचते हैं, पशुओं को खरीद लेते हैं और पशुओं को बेच देते हैं, उसी प्रकार से औरतों को, लड़के और लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता था। एक तो घर में काम करवाने के लिए, दूसरा राजा महाराजाओं के शासन काल में राजा महाराजा जागीरदार सामंत अपनी लड़कियों की शादी के अंदर इनको दहेज के रूप में देते थे। ज्यादातर इनको दहेज के रूप में देते थे और उनको बोलते थे डावरिया प्रथा। औरतों को, लड़के और लड़कियों का क्रय विक्रय किया जाता था। और इन व्यक्तियों का और लड़के और लड़कियों के क्रय विक्रय पर रोक कब लगी? इनके ऊपर रोक कोटा में 1831 में, कोटा में रोक लगी 1831 में, और जयपुर के अंदर रोक लगी, जयपुर में रोक लगी 1847 ईस्वी के अंदर रोक लगाई गई। अब हम पढ़ेंगे नाता प्रथा। नाता प्रथा, नाता प्रथा है, ये वर्तमान में भी प्रचलित है। नाता प्रथा है वो अपने प्राचीन समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी नाता प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा है वो जनजातियों में पाई जाती है। राजस्थान के अंदर, ये दक्षिणी राजस्थान जनजाति के जो लोग हैं, जनजातियों के अंदर ये नाता प्रथा पाई जाती है। और नाता प्रथा जनजातियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। नाता प्रथा क्या है? नाता प्रथा विवाहों का एक प्रकार, विवाहों का एक प्रकार, इस विवाहों का एक प्रकार है। इस नाता प्रथा के तहत कोई भी स्त्री है वो कितनी ही शादी कर सकती है और कोई भी पुरुष है वो कितनी भी शादी कर सकता है। एक जगह किसी भी स्त्री पुरुष की शादी होगी, यदि उनकी आपस में अनबन होगी तो वहां से तलाक दे देंगे, दूसरी जगह शादी कर लेंगे। वहां से भी अनबन होगी तो दूसरी जगह शादी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो शादी होगी उसको तो बोलेंगे शादी, और उसके बाद में आगे जितनी भी वो शादियां करेंगे उनको बोलेंगे नाता। तो ये नाता प्रथा वर्तमान में भी राजस्थान के दक्षिणी जिलों के अंदर पाई जाती है, जो जनजातियों के अंदर पाई जाती है नाता प्रथा। अगला हम पढ़ेंगे परिविप्रस। परिविप्रस, ये परिविप्रस क्या थी? परिविप्रस, जब अपना भारत आजाद होयो और भारत का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय, और जो भारत में काफी छोटे छोटे राज्य थे, काफी रियासतें थी, और उनका एकीकरण किया, उस समय उनको काफी पेंशन दी जाती थी। राजा महाराजाओं को, जागीरदार सामंतों को पेंशन के रूप में वार्षिक पेंशन दी जाती थी, लाखों रुपए में पेंशन दी जाती थी। और बाद में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1971 में जो राजा महाराजा और जागीरदार सामंतों को दी जाने वाली प्रीविप्रस यानी पेंशन को बंद कर दिया गया। धन्यवाद।